नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। बीच में एक दिन का गैप हो गया था, लेकिन आज हम लोग 2 दिन का पेपर डिस्कशन करेंगे, 19 का भी और 20 का भी। ओके, और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं आप लोगों के लिए, जहां से सवाल सीधे सीधे पूछा जा सकता है पीटी में भी और मेंस में भी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा आज का लंबा होगा। कल से हम लोग फिर से रेगुलर हो जाएंगे पर डे के हिसाब से, और फिर कभी भी रेगुलरिटी टूटेगी नहीं। बस संडे को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे एडिटोरियल में, क्योंकि उस दिन कुछ खास ऐसा पेपर में एडिटोरियल वगैरह का नहीं रहता है। ओके, तो 2 दिन का आज हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे। आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको बस टॉपिक को नोट डाउन करना है। और जब आप करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ेंगे, अभी तो मैं समझाऊंगा आपको, जब आप करंट अफेयर का मैगजीन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका वो टॉपिक और अच्छे से तैयार हो जाएगा। होता क्या है, पीटी का जो मैं फैक्ट बताऊंगा उसको अलग से नोट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका पीटी में सवाल पूछ सकता है। मेंस के लिए तो आप जो मैगजीन पढ़ेंगे, आईएएस का मैगजीन मैंने बोला था कि विजन 365 पढ़ सकते हैं आप, मेंस वाला 365 मेंस वाला। क्रॉनिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका विश्लेषण थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। दृष्टि की भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं और पेपर देखते। कल का पेपर से सबसे पहले शुरू करते हैं। कल के पेपर का जो सबसे प्रमुख न्यूज़ था उसमें था कि जो केंद्रीय कैबिनेट है उसको रीसफल किया गया है फिर से। तो उससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान है जिसको हम लोगों को समझ लेना चाहिए। पहला प्रावधान क्या होता है, कौन क्या मंत्री बने हैं, ये आपसे पीसीएस एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार देख कर जाना कौन क्या मंत्री बने हैं। सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि मंत्री कैसे बदले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को अनुशंसा कर भेज देते हैं अपना, और राष्ट्रपति जी उस मंत्री को हटा सकते हैं या नए मंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी में सवाल भी डाला था, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये क्या होता है, और सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यही शब्द मिलेगा। व्यक्तिगत जिम्मेवारी और सामूहिक रूप से जिम्मेवारी किसके प्रति होती है उस पर बात करेंगे। केंद्र का जो मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। यानी कि कल अगर कानून मंत्री को हटाया गया है, कानून मंत्री को कल अगर हटाया गया है तो भारत के पूरे कैबिनेट नहीं गिर गई, भारत की सरकार नहीं गिरी है, भारत की सरकार है ही, बस उसमें से कैबिनेट मंत्री में से एक को कानून मंत्री को हटा दिया गया। मंत्रिमंडल में से कैबिनेट अलग होता है, मंत्रिमंडल अलग होता है, मंत्रिमंडल में से कानून मंत्री को हटा दिया गया है। ओके, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही कानून मंत्री हैं, लोकसभा में इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता, लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करती कि हमें इस मंत्री में विश्वास नहीं है, और वो अगर प्रस्ताव पास हो जाता लोकसभा में तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि सरकार में अब लोगों का विश्वास नहीं है। किसी एक भी मंत्री को अगर लोकसभा में किसी कारण से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता है, संविधान का उल्लंघन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी भारत सरकार गिर जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं सभी मंत्री और सरकार। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, मंत्री और सरकार लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लोकसभा में ही केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव संविधान में कहीं भी परिभाषित है, बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 75 के तहत इसको लाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक अपने लिए बहुत ही काम का है। क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है कि एक तो प्रधानमंत्री नए संसद भवन का 28 मई को करेंगे उद्घाटन। तो यूपीएससी ने 2021 में सवाल पूछा 64 योगिनी मंदिर के बारे में। 64 योगिनी मंदिर क्या है ये, अब ये मंदिर कहाँ से आ गया, संसद भवन से। जो अपना पुराना संसद भवन है, जो पुराना संसद भवन है उसका परित्याग करके नए संसद भवन में अगली जो बैठक होगी संसद की वो वहीं पर होगी। 28 मई को उद्घाटन हो जाएगा, अगला सत्र वहीं पर होगा। तो जो पुराना जो संसद भवन है उसको बनाया गया था, तो उसका डिज़ाइन जो है ये 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है।
अब मैं इस मंदिर का फ़ोटो दिखाता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। यूपीएससी पीटी में पूछ चुकी है, आपसे भी पूछा जा सकता है उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट। ओके, ये देखिए क्या है, 64 योगिनी मंदिर जो है ये मुरैना कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में मितावली नामक जगह पर स्थित है। प्राचीन मंदिर है। ग्वालियर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भारत के उन 64 योगिनी मंदिरों में से एक है जो अभी भी अच्छी दशा में बचे हुए हैं। इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखिए और अपना पुराना संसद भवन याद कीजिए कैसा है। इसी के ऊपर तो एक बीच में ऐसा गोल गुंबद सा बना हुआ पुराने संसद भवन का, बाकी ऐसा ही का ऐसा ही दिखता है। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये इसी से प्रेरित है, जो 64 योगिनी मंदिर है इसी से प्रेरित होकर संसद भवन का निर्माण किया गया था। पुराने संसद भवन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद से क्या है कि यह मंदिर एक वृत्ताकार आधार पर निर्मित है जिसमें 64 कक्ष हैं। मध्य में एक खुला हुआ मंडप है। यह मंदिर 1323 ईस्वी में बना था। ऐसा माना जाता है कि भारत का संसद भवन इसी शैली पर निर्मित है। भारत के संसद भवन का निर्माण कब किया गया? 1920 ईस्वी के आसपास में किया गया था उसका संसद भवन का निर्माण। और क्या है इसमें, किसने बनवाया था इसको? तो इसको गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने बनवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश नाम ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है? मुरैना में है, एमपी में है। 64 योगिनी मंदिर, माता जी के संबंधित मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। 64 अलग अलग योगिनियाँ हैं जिनका इसमें मूर्ति है वगैरह वगैरह सब है इसमें। अपने लिए बस यही काम का था कि किससे प्रेरित होकर बनाया गया था पुराना संसद भवन, तो 64 योगिनी मंदिर जो मुरैना में है उससे प्रेरित होकर पुराने संसद भवन का निर्माण किया गया था। अब कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। जो अभी का वर्तमान का संसद भवन है यह नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ये रायसीना हिल है, समझ में आ रही बात? देखना ये क्या है, ये राष्ट्रपति जी का घर है, प्रेसिडेंट हाउस है जो को राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। रायसीना हिल पर ही साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक है। ये दोनों क्या है, एक है प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और एक है विदेश मंत्रालय का कार्यालय। यहाँ से 3 किलोमीटर लंबे दूरी पर इंडिया गेट है। इंडिया गेट के ठीक पीछे जो है वो नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ पर अलग अलग मंत्रालय सब स्थित हैं। उद्योग भवन, रेल भवन, कृषि भवन, अलग अलग मंत्रालय इन दोनों तरफ में स्थित हैं। इसे कोई क्या कहा जाता है? कर्तव्य पथ नाम दिया गया है, जिस पर क्या होता है 26 जनवरी का जो आपने परेड देखा होगा टीवी पर, वो इसी कर्तव्य पथ पर होता है। यहीं से थोड़ी दूर आगे जाकर सीपी का मार्केट पड़ता है, कनॉट प्लेस का मार्केट पड़ता है। यहाँ पर मंत्रियों का आवास है। यूपीएससी का भवन यहीं पर है, धवलपुर हाउस जिसको कहा जाता है। उपराष्ट्रपति का घर यहीं पर है, सारे मंत्रियों का घर यहीं पर है। खान मार्केट जैसे जगह का नाम आपने टीवी वगैरह पर सुना होगा, वो सब कुछ यहीं है। ये पूरा इलाका क्या कहलाता है? ये कहलाता है लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली के एडवर्ड लुटियन था। जब भारत की राजधानी को स्थानांतरित किया गया कोलकाता से दिल्ली, तो इस पूरे को डिजाइन किया गया था एडवर्ड्स लुटियन के द्वारा, इसीलिए इसको लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। ओके, पूरा जो भारत का शासन प्रशासन है वो इसी एरिया में पूरा निवास करता है। प्रधानमंत्री का आवास किस रोड पर पड़ता है? तो 7 लोक कल्याण मार्ग नाम है उसका। पहले 7 रेस कोर्स रोड नाम था उसका, अब क्या नाम है उसका? 7 लोक कल्याण मार्ग उसका नाम है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है वो इसी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो रास्ता है, इसी के दोनों तरफ जो मंत्रालय हैं अलग अलग, उनको और भव्य बनाया जा रहा है। और घूमने फिरने की यहाँ पर जगह होती है, उसको और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। लुटियंस दिल्ली वगैरह का डिज़ाइन वगैरह पता चल गया। 64 योगिनी मंदिर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तो इससे जुड़े हुए और भी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है कि कजाकिस्तान की कंपनी बनाएगी लॉजिस्टिक पार्क। ओके, लॉजिस्टिक पार्क के लिए यमुना प्राधिकरण व कंपनी में बनी सैद्धांतिक सहमति 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कंपनी 200 एकड़ में विकसित होगा, ये पार्क बनाया जाएगा। अब ये क्या है? ग्रेटर नोएडा का। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क के लिए कजाकिस्तान की एक कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का निवेश का वो दिया गया, टेंडर दिया गया कि आप बनाओ यहाँ पर। लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है? बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, बहुत सारी, जैसे ये कंपनी हो गया। ओके, यहाँ से लॉजिस्टिक पार्क से क्या होगा? इसको जगह जगह भेजने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये कंपनी क्या करेगी? अपना उत्पादन करके इस लॉजिस्टिक पार्क में सारा सामान लाएगी और यहाँ से इसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे देश भर में, देश विदेश सब जगह हो पाएगा। ये लॉजिस्टिक पार्क बोलते हैं इसको। ये चीज़ समझ में आ गई। लॉजिस्टिक का मतलब ही क्या होता है? परिवहन मुख्य रूप से होता है। कंपनी कोई भी माल जब कहीं से कहीं पहुँचाती है या भारत सरकार पहुँचाती है, किसी के भी थ्रू, रेल के थ्रू, पानी के थ्रू और सड़क के थ्रू, वो सब क्या कहलाता है? लॉजिस्टिक की चीज़ें कहलाती हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो कजाकिस्तान की कंपनी को दिया गया है। कजाकिस्तान का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, वहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सेंट्रल एशिया का देश है कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है अस्ताना।
इसकी सीमा किस किस से लगती है? चीन से लगती है, किर्गिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है। उसके बाद से रूस से लगती है। उत्तर में पूरा रूस है, इधर चाइना है, यहाँ पर किर्गिस्तान है, उसके बाद उज्बेकिस्तान है और क्या है, और ये है तुर्कमेनिस्तान। ओके, यही देश है। इसकी राजधानी अस्ताना है। ये कैस्पियन सी से भी इसकी सीमा लगती है। कैस्पियन सागर इसको कहा जाता है। इनलैंड सबसे बड़ा वाटर सोर्स है ये। इनलैंड में सबसे बड़ा झील है ये खारे पानी का। मतलब ये समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन खारे पानी का ये सबसे बड़ा झील है पूरी दुनिया में। कैस्पियन सागर इतना बड़ा है कि इसको सागर का नाम दे दिया गया है। एक और ध्यान रखिएगा जिसके बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है पीटी एग्जामिनेशन में, अरल सागर। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है, लेकिन ये समय के साथ साथ क्या हुआ, ये सागर पूरी की पूरी सूख गई। सोचो ना, एक पूरा का पूरा छोटा मोटा पूरा झील सूख गया। इतना बड़ा इलाका है। जब इतने छोटे से मैप, इतने बड़े मैप पर इतना बड़ा दिख रहा है ये, तो सोचिए असल में कितना बड़ा होगा। ये पूरा का पूरा सूख गया अरल सागर। 2011-12 के आसपास से इसमें तबाही शुरू हुई। दरअसल इसमें जो नदियां आती थी, जो इसका जल स्रोत थी, उन नदियों पर डैम बना दिए सरकार ने, इन दोनों देशों की सरकारों ने। तो जब उसका जल स्रोत ही बंद हो गया तो धीरे धीरे अरल सागर पूरा का पूरा सूख गया। अरल सागर किसके किसके बीच में है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। यूपीएससी से रिगार्डिंग सवाल पूछ चुकी है, आपसे भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है वो क्या है कि प्रगति मैदान जो है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के समीप में है, वहाँ पर किस चीज़ का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो। जो दुनिया के अलग अलग संग्रहालय हैं वो अपने वस्तु को लेकर, सामान को लेकर आएंगे और उसका एक्सपोजर होगा यहाँ पर। उसी का एक्सपो लगाया गया था। कहाँ पर? प्रगति मैदान में। तो सबसे पहले पीटी में तो यही पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संग्रहालय एक्सपो है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्रगति मैदान दिल्ली में उसका आयोजन किया गया था। अब इसमें अलग अलग चीज़ों का प्रदर्शनी किया गया। प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इस दौरान उन्होंने देश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डॉक्टर अम्बेडकर जुड़े पंचतीर्थ किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ है पंचतीर्थ। इसका ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। का निर्माण पीएम संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? दिल्ली में बनाया गया है। दिल्ली में रहते हैं तो देखने के लिए ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। जो तीन मूर्ति भवन है, तीन मूर्ति भवन क्या था? ये प्रधानमंत्री नेहरू जी का निवास था। तो पहले केवल इसमें प्रधानमंत्री नेहरू जी से जुड़े हुए चीज़ों का संग्रहालय था, लेकिन अब भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं इसको काफ़ी बड़ा बनाकर उसमें भारत के जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं उन सब से जुड़ा हुआ संग्रहालय है। ये तीन मूर्ति भवन पर जो संग्रहालय था उसी को नाम दे दिया गया है। ओके, बनाए गए हैं संग्रहालय का जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के शुभारंभ के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गुलामी के सैकड़ों वर्ष लंबे कालखंड वगैरह की याद दिलाई और बस यही था इसमें। अपने लिए तो और कुछ खास है नहीं, बाकी तो अमृतकाल चल रहा है, उसी की चर्चा प्रधानमंत्री जी सब जगह करते हैं। अगले न्यूज़ पर अपने लिए चलते हैं, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन भी करेंगे। अगला न्यूज़ जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है अपने लिए। क्या है सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित? भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खोले हैं दरवाजे, होम स्टे की भी सुविधा उपलब्ध होगा। खारदुंग ला में भी पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटा रहा है लद्दाख का पर्यटन विभाग। खारदुंग ला कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में, इसका ध्यान रखिएगा। ला का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है दरअसल। ओके, अगला क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर का आधार शिविर अब पर्यटकों से गुलजार होगा। अब उन्हें सेना से अनुमति या अनापत्ति पत्र नहीं लेना पड़ेगा। पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था आर्मी से, तब जाके आप सियाचिन ग्लेशियर घूमने जा सकते थे। मैं सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति आपको ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि बताइए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? काराकोरम के पूरब में है और जो अक्साई चीन है उसके पश्चिम में है। किस तरफ है सियाचिन? तो उसका लोकेशन देखना ज़रूरी है। और दुनिया के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है सियाचिन हिमनद। तो इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं और आपसे फिर से पूछा जाएगा। इस न्यूज़ में तो यही था, लेकिन सियाचिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फ़ोटो पर जाकर। इसको ध्यान से देखिएगा। ये बीच में जो ये छोटा सा दिख रहा है यही है सियाचिन। ये क्या है? अक्साई चीन का इलाका है। ये क्या है? काराकोरम गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है जो पीओके में चला गया है। पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है, लेकिन हमारा ही भाग है ये। जब मैंने एक दिन कम्युनिटी में तो क्वेश्चन डाला था क्या हमारी अफगानिस्तान से सीमा लगती है, तो बहुत सारे ने बोला था कि अब तो नहीं लगती है। नहीं, बिल्कुल लगती है, हमारी अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है। पीओके पर पाकिस्तान ने अनऑथराइज रूप से
अपना कैप्चर कर रखा है उसको खाली करना चाहिए, हम ये हमेशा बोलते आते हैं, और ये हमारा अभिन्न अंग है पीओके का इलाका भी। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। काराकोरम है यहाँ पर, काराकोरम के पूरब में, अक्साई चीन के पश्चिम में कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ये लद्दाख है, इसके पूर्व उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अब इसमें थोड़ा सीक्वेंस देखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल, ऐसे ही श्रेणियाँ भी है। ओके, ये सभी किसका भाग हैं? ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। हिमालय से भी पहले जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसी हिमालय का भाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 काराकोरम ही सबसे ऊंची चोटी है, उसकी गॉडविन ऑस्टिन भी उसको कहा जाता है, वही सबसे ऊंची चोटी है, ट्रांस हिमालय का भाग है। महान हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में अंतर है। अब क्या है जो आपका मैंने बताया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सारा कुछ बता दिया मैंने सियाचिन ग्लेशियर और आसपास की पड़ोस की चीज़ों से संबंधित। अब अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है वो जल्लीकट्टू से संबंधित है। जल्लीकट्टू क्या है? ये बैलगाड़ी दौड़ जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये वैध है। कुछ समय पहले बहुत सारे पिटिशनर ने इसमें पिटीशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में कि जानवरों के साथ क्रूरता है, इसको बैन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है, इसमें जानवरों के साथ कुछ भी क्रूरता नहीं होता है और ये जारी रहना चाहिए। तो आपसे क्या पूछेगा कि जल्लीकट्टू जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु की बैल दौड़ है, बैल से जुड़ा हुआ खेल है एक। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो इसमें बस यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और तो इसमें कुछ है नहीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी तरह का जो भैंस का दौर होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है आपका कर्नाटक में, और महाराष्ट्र में भी एक बैल से जुड़ा हुआ खेल होता है। ये अलग अलग राज्यों में जानवरों से जुड़े हुए अलग अलग खेल हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पारंपरिक खेल है, इसमें कुछ भी क्रूरता जैसा नहीं है और ये जारी रहेगा, इसको हम बंद नहीं करेंगे। जल्लीकट्टू को शीर्ष कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, बोला कि 2024 का जो पोंगल का सीजन होगा जिसमें इसको प्रमुख रूप से मनाया जाता है, उस समय हम इसको बृहद स्तर पर मनाएंगे। इसमें और कुछ भी अपने काम का नहीं था। जल्लीकट्टू से जुड़े हुए चीज़ किस में पूछे जाते हैं? पीटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि पोंगल के दिन, जो आपने देखा होगा मूवियों में भी दिखाया हुआ है इसका, पोंगल के दिन पर क्या होता है? बैलों को पर काबू पाना होता है। उधर कर्नाटक में आयोजित की जाने वाली कंबाला क्या होती है? भैंस की दौड़ होती है। कंबाला में लकड़ी के पट्टों से बनी छोटी सी गाड़ी से बांधकर 2 भैंसों को उस गाड़ी पर सवार व्यक्ति दौड़ाता है। कंबाला भी पता चल गया, जल्लीकट्टू भी पता चल गया। अलग अलग त्यौहार के समय अलग अलग ये उत्सव मनाए जाते हैं। अगले न्यूज़ पर चलते हैं अब हम लोग। आज का जो 2 आर्टिकल है उसमें से एक आर्टिकल अपने काम का है, पूर्वोत्तर की प्रगति को लगते पंख। एक है गुलाम कश्मीर पर निर्णायक फैसले का समय है। इन्होंने बोला है कि पीओके जो है उसको हड़प लेना चाहिए वगैरह वगैरह, इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन हमें मुख्य रूप से किस पर फोकस रहना? हमें इस पर फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। पूर्वोत्तर की प्रगति को लगते पंख, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। जो अपना नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये पहले देश से कुछ कटा हुआ महसूस करता था, लेकिन 2014 के बाद से एक अलग मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी जी के उसमें बनाया गया, पूर्वोत्तर से जुड़ा हुआ मंत्रालय, और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू किया गया उधर। हमने और क्या शुरू किया? पहले था हमारा 1991 में शुरू किया गया था हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी। नरसिम्हा राव जी के सरकार के समय शुरू किया गया था। अब मोदी जी के गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया गया? एक्ट ईस्ट, सिर्फ देखो मत कार्य भी करो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें सिर्फ यही नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखना है, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू दक्षिण पूर्वी एशिया जो हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाने की बात की गई है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में क्या फ़र्क है? एक चीज़ का सबसे बड़ा फ़र्क है, लुक ईस्ट में हम इकोनॉमी की बात करते थे, सोसाइटी की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे, लेकिन एक्ट ईस्ट में हम तो इन सब चीज़ों की बात कर ही रहे हैं। साथ में है हमने क्या जोड़ा इसमें? हम इसमें जोड़ा है कि हम कल्चर को भी प्रमोट करेंगे इस क्षेत्र में, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं अधिकांश देश ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति और जहाँ पर रामायण महाभारत का प्रचलन रहा है, मंदिर मिलते हैं, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचलन रहा है, और बहुत सारे मात्रा में भारतीय बहुत पहले से वहाँ पर रहते आए हैं। दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर आपको मिल जाएंगे। तो हमने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर को बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य अंतर किस पर है? तो कल्चर पर आधारित है।
कि हम लोग एक्ट ईस्ट में कल्चर को भी शामिल कर रहे हैं, उसको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लुक ईस्ट में केवल इकोनॉमी पर फोकस किया गया था। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, क्या है कि 9 मई को की तिथि केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण रहा। इस दिन केंद्रीय बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर कोलकाता से चले पहले मालवाहक जहाज की अगवानी की। म्यांमार के सितवे बंदरगाह हमने किसको जोड़ दिया? कोलकाता से म्यांमार के थ्रू हमने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दिया। चिकन नेक पर जो हमारी बहुत ही ज़्यादा निर्भरता थी उसको हमने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। म्यांमार का सितवे बंदरगाह मैं पुराने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। सितवे बंदरगाह को भारत द्वारा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना पता चल गया। कलादान, इस परियोजना के परिकल्पित मिजोरम को हल्दिया कोलकाता म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से किसी भी भारतीय बंदरगाह के साथ वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। वैकल्पिक कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि चिकन नेक अगर मान लो किसी भी कारण से हमने बंद भी कर दिया, रास्ता ख़राब हो गया, ये युद्ध की स्थिति बन गई, तो हमारे पास एक और रास्ता रहेगा नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए कलकत्ता के बंदरगाह से होते हुए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम से म्यांमार के पलेटवा, ये सब जगह का ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। उसके बाद पलेटवा से नदी परिवहन के द्वारा सितवे और सितवे से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की किसी भी बंदरगाह तक पहुंचने की परिकल्पना की गई है। स्पष्ट है कि सितवे बंदरगाह के संचालन से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इससे पूर्वोत्तर के स्थानीय उत्पाद आसानी से दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुँचने लगेंगे। इससे न केवल ढुलाई लागत और समय की बचत होगी बल्कि भारत को चिकन नेक सिंड्रोम की चिंता से भी मुक्ति मिल सकती है। मुख्य रूप से यही बात इन्होंने किया है इसमें कि हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा इस जो परिवहन का मार्ग है उसके खुलने के बाद। दूसरे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही पूर्वोत्तर की समस्या की एक अस्थायी समाधान के लिए एक्ट ईस्ट नीति को पूर्वोत्तर भारत के विकास से जोड़ा था। पूर्वोत्तर में समृद्धि की बहार तभी आएगी जब सरकार यहाँ के उत्पादों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुँच सुनिश्चित करे। इसलिए मोदी सरकार विभाजन पूर्व के रेलवे संपर्कों को बहाल करने के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को ब्रॉड गेज रेल लाइन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। भारत के बहुत सारे ऐसे पूर्वोत्तर के राज्य थे जिनकी राजधानी जो है वो रेल मार्ग के थ्रू जुड़ी ही नहीं थी अभी तक, तो उसको भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उसको रेल के थ्रू जोड़ा जाए, उसको सड़क के थ्रू जोड़ा जाए। देखिए अब क्या है कि नदी परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक गुवाहाटी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, अगरतला त्रिपुरा को ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इम्फाल को रेलवे से जोड़ने के लिए जरीबाम इम्फाल नई ब्रॉड गेज रेल लाइन बिछाई जा रही है। समझ में आ गया ये पूरा? यह परियोजना पूरी हो जाएगी, आगे चलकर इस रेल लाइन को म्यांमार के मोरोहो से और तामू मेघालय तक बिछाया जाएगा। पहले म्यांमार भारत का ही हिस्सा था, आपको पता होगा, तो अंग्रेज़ों ने उस पर अधिकार कर लिया था और भारत के ही तहत वो भी आता था। लेकिन बाद में उसको फिर हमने क्या किया, हमने विरोध किया कि म्यांमार को भारत से अलग किया जाए, तो अलग कर दिया गया था। उस एक्ट ईस्ट के तहत हम ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहे हैं बल्कि म्यांमार के थ्रू हम रास्ता बना रहे हैं, बल्कि और क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश के थ्रू भी हम पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को जो पुराने हमारे रेल लाइन थे, एक समय में तो बांग्लादेश हमारा ही भाग था भाई, उन सबको जीवित करने की फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे जीवित हो जाएं। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। कब तक लड़ते रहेंगे? पाकिस्तान के जैसे देख पड़ोसी मिला हुआ है, उससे लड़ के तो हम वैसे ही परेशान हैं। सोचो अगर उससे हमारे अच्छे रिलेशन होते तो हम पाकिस्तान से रेल चलाते कहाँ के लिए, डायरेक्ट हम चलाते फ्रांस के लिए, पूरा सेंट्रल एशिया पार करके। लेकिन उसके कारण हम पश्चिम की तरफ तो बढ़ ही नहीं सकते किसी भी परिवहन को लेकर, क्योंकि वो वहाँ पर रोक के बैठा हुआ है। तो हम पूरब की तरफ बढ़ने की आसानी से कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। भारत बांग्लादेश के बीच 1965 से बंद पड़ी रेल लाइनों को पुनः शुरू करके मोदी सरकार की योजना प्रशंसनीय है। यह रेल संपर्क एक्ट ईस्ट नीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में अगरतला पूरे देश से रेल, सड़क व हवाई मार्ग से जुड़ गया है। अगरतला अखौर रेल लिंक शुरू होने के बाद कोलकाता और अगरतला के बीच दूरी 31 घंटे के बजाय मात्र 10 घंटे में पूरी हो जाएगी। ओके, पहले चटगांव बंदरगाह के थ्रू हम लोग यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब चटगांव जो बंद हो गया है तो हम अलग अलग बंदरगाह, चटगांव बांग्लादेश में चला गया है ना, तो अब कलकत्ता से चटगांव, चटगांव से फिर नॉर्थ ईस्ट, या कलकत्ता से सितवे, सितवे से फिर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जाते हैं। आपसे सवाल क्या पूछेगा उस पर आते हैं। एक तो पूछेगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। क्या है ये पॉलिसी? नॉर्थ ईस्ट को और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों को आपस में जोड़कर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना।
और डिफेंस के सामरिक रूप से भी मजबूत करना, चिकन नेक पर अपनी निर्भरता को कम करना, परिवहन को सुविधाजनक बनाना, नॉर्थ ईस्ट को अलग अलग परिवहन के क्षेत्रों से जोड़ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनको जोड़कर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, यही मुख्य रूप से एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा था। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को कमज़ोर कर सकते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो कटे हुए महसूस करते हैं उस भावना को कमज़ोर कर सकते हैं। देश का बहुत बड़ा क्षेत्र अभी भी इकोनॉमिक रूप से उतना ज़्यादा उसका दोहन नहीं हो पाया है, उसको हम लोग कर सकते हैं। अच्छे यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते हैं, अच्छे जो वहाँ पर निवेश आएंगे, इससे नौकरियाँ सृजित होगी। जो अशांत क्षेत्र रहता है नॉर्थ ईस्ट, वो क्या हो सकता है? भारत का इकोनॉमिक हब के रूप में भी बन सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब काफ़ी अच्छे देश हैं इकोनॉमिक रूप से। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो बहुत बेनिफिट हमें मिलेगा। अब अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है कि G7 के नेता पहुंचे हिरोशिमा, यूक्रेन युद्ध पर होगी मुझ की चर्चा। लेकिन हिरोशिमा हमारे प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पर G7 की बैठक में किसी भी रूप से वो भाग नहीं लेंगे, ऐसा आया है। और जो क्वाड की बैठक रद्द हो गई थी, वो अब क्वाड की बैठक कहाँ पर होगी? तो जापान में ही क्वाड की बैठक भी संपन्न होगी। ये चीज़ क्लियर हो गया। सिडनी में होने वाला था, वो कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? जापान में, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को घर वापस जाके लोन चुकाना है, लोगों का लोन चुकाना है उनको, इसीलिए क्वाड की बैठक जो सिडनी में होने वाली थी वो रद्द करके जापान में ही बैठक होगी। भारत G7 से अलग क्यों है? क्योंकि G7 ने प्लान बनाया कि हम लोग बैठेंगे और भर भर कर किसको कोसेंगे? रूस को कोसेंगे और चीन को कोसेंगे। भारत ने क्या बोला कि हम कोसने वाले संगठन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि रूस हमारा अच्छा खासा मित्र है और चीन के साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध तो कम से कम बहुत ही बड़े स्तर पर है। चीन को हम बहुत सारा कुछ निर्यात करते हैं, वहाँ से बहुत सारा चीज़ आयात करते हैं, इसलिए हमारे अपने टेंशन हैं, लेकिन हम अपने टेंशन में किसी और का टेंशन शामिल नहीं करना चाहते हैं। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ मैं। इसीलिए भारत सरकार ने बोला कि हम G7 का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि रूस से हमारी बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी का संबंध है, तो हम उसका विरोध नहीं करने वाले, मंच पर इकट्ठा बिल्कुल नहीं होना चाहते। उसका विरोध अगर करोगे तो हम मंच पर इकट्ठा नहीं होंगे। तो ये आपको पता चल गया होगा। कल के लेक्चर में, आज तो अभी एक और पेपर डिस्कस करना है, अगले लेक्चर में मैं क्या करूँगा ना, G7 कुछ बैठक हो रहा है, उस पर ध्यान रखिएगा। अरब लीग की बैठक हो रही है। देखिए चीन के राष्ट्रपति ने क्या किया, अब सब जगह बैठक हो रही, तो उन्होंने बोला मैं अकेले क्यों बैठूं, मैं भी सबको बुलाऊंगा। उन्होंने अपने आस पड़ोस के जितने देश थे उन सबको बुला लिया और बैठक आयोजित कर ली। कौन सा बैठक किया है? उन्होंने क्या किया, चीन के शहर सियान में मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ बैठक की है उन्होंने। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। G7 पर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। विकसित देशों के समूह G7 के नेता गुरुवार को जापान के हिरोशिमा शहर पहुंचे। यह वही शहर है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था और 1,40,000 लोग मारे गए थे। 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन चर्चा का प्रमुख बिंदु यूक्रेन युद्ध रहने के आसार हैं। इसमें रूस पर प्रतिबंध बढ़े और बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। सम्मेलन के तीनों सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। ओके, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, जो उनके खिलाफ बयान जारी किया जाएगा उन सब का हम हिस्सेदार नहीं बनने वाले हैं। भारत को विशेष रूप से जापान ने आमंत्रित किया था कि आइए G7 के बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो इसलिए हम जा रहे हैं। हम बैठक में हिस्सा भी लेंगे, लेकिन हम उन चीज़ों का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जिसमें आलोचना वगैरह किया जाएगा। अगले न्यूज़पेपर मैं दिखाऊंगा आपको। ओके, इसमें बस यही था। G7 में मुख्य रूप से G7 देश क्या होते हैं? 7 देशों के विकसित देशों का समूह है और ये अनौपचारिक संगठन है, ऐसा कोई ऑफिस इसका है नहीं। साल भर में बैठते हैं एक बार और थोड़े बहुत अपनी बातें कर लेते हैं, बात खत्म हो जाता है इनका कोई ऐसा वैश्विक प्रभाव भी अभी तक नहीं देखा गया है। अब कल के न्यूज़पेपर को हम लोग आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आज का न्यूज़पेपर है। इसमें क्या है कि 20 मई 2023 है, वो 19 का था, ये आज का है। सबसे बड़ा न्यूज़ क्या होगा आज का? 2000 नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने काम का है। जैसे पहला टर्मिनोलॉजी क्या है? RBI के पास अधिकार होता है देश में किसी भी नोट को जारी करने का, उसको वापस लेने का, उसको रद्द करने का सारा अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। और ये लीगल टेंडर शब्द एक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा, लीगल टेंडर। इस चीज़ का ध्यान रखें। UPSC ने PT में पूछा था लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर उस मनी को कहा जाता है, उस करेंसी को कहा जाता है जो अगर ऋण चुकाने वाला अगर दे किसी को तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, मैं आपका पैसा नहीं लूँगा। अगर मैंने आपसे ऋण लिया है 200 रुपये का और मैं आपको पुराना जाऊं, मान लीजिए 2000 का लिया है, पुराना 500 का करेंसी लेकर मैं जाऊं आपको वापस देने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? मैं ये करेंसी नहीं लूँगा, क्योंकि ये करेंसी क्या है? लीगल टेंडर से बाहर हो गया है।
पुराना करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, पुराना 500 और 1000 याद करो 2016 से पहले। लेकिन यही 2000 का नोट जो है, 2000 का ऋण जो है, वो मैं आपको चुकाने जाऊँ आज के 500 रुपये को लेकर, 500 के करेंसी को लेकर, तो आप अगर उसको मना करेंगे तो आपको देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर है। भारत सरकार ने घोषित किया हुआ है कि ये मनी सबको लेना अनिवार्य होता है, इसलिए आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो क्या 2000 के नोट को लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। 2000 का नोट लीगल टेंडर है, अभी भी मार्केट में मौजूद है। कोई किसी दुकानदार को देकर सामान खरीद सकता है, मना नहीं कर सकता है। उस पैसे को लेकर आप आरबीआई के पास जाएंगे तो आरबीआई आपको पैसा वो 2000 लेकर 500 के नोट में वापस कर देगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? जिसको लेने से मना नहीं कर सकते। अब 2000 का नोट है आपके, 2000 मैंने आपसे कर्ज लिया हुआ है, मैं आपको चेक देने के लिए गया, क्या आप मना कर सकते हैं? बिल्कुल मना कर सकते। बोलेंगे आप चेक नहीं लेंगे आप। मैं आपको क्रेडिट कार्ड लेकर गया देने, आप मना कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि मैं एटीएम से चुका रहा हूँ, आप बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, मना कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि और किसी माध्यम से चुका रहा हूँ, आप बोलेंगे मना कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोला कि मैं आपको 2000 के नोट में 2000 का ऋण 500 रुपये या 100 रुपये का लेकर या 20-20 रुपये का नोट लेकर गया मैं आपको देने के लिए, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो करेंसी देश की करेंसी है, लीगल टेंडर है। भारत सरकार ने उसको घोषित किया हुआ है कि इसको कोई भी मना नहीं करेगा लेने देने से। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? अब एक शब्द और चर्चा में रहेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, सामान्य अर्थों महंगाई। महंगाई क्या? सुनते जाइएगा। जैसे 200 रुपये का मैंने 1 किलो, मान लीजिए कुछ भी सामान खरीदा, कोई मिठाई खरीदा 1 साल पहले 2022 ईस्वी में, 2023 ईस्वी में वही 1 किलो का मिठाई मुझे 300 रुपये किलो मिला, या 200 रुपये किलो के बजाय, 200 रुपये में 1 किलो के बजाय वो मुझे आधा किलो ही दिया गया। मिठाई तो वही है, क्या हुआ है 1 साल के अंदर? करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया, आधा हो गया उसका वैल्यू। इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई कब बढ़ती है? एक तो हो सकता है कि जो सामान हम खरीदने जाएं वो सामान मार्केट में उपलब्ध ना हो। दूसरा क्या हो सकता है कि जो करेंसी थी उसकी वैल्यू गिर गई है आज मार्केट में। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। 100 रुपये लेकर आप 2005 में किसी दुकान पर जाते थे, 100 रुपये लेकर आप 2023 में किसी दुकान पर जाते हैं, तो क्या उतना ही सामान खरीदते हैं? नहीं, करेंसी की वैल्यूएशन कम हो गई है। इन्फ्लेशन, महंगाई यही कहलाती है। जितना ज़्यादा मार्केट में नोट होगा, कैश जितना ज़्यादा होगा, कैश का फ्लो जितना ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन उतना ही अधिक रहता है। भारत सरकार के राजकोषीय नीति के तहत 5% के आसपास हमें इन्फ्लेशन को बनाकर रखना होता है। और इन्फ्लेशन को 5% तक मैनेज करने का काम कौन करती है? लक्ष्य कौन तय करता है? तो भारत सरकार। लेकिन इन्फ्लेशन को बनाने का काम कौन करता है? उतना तक रोक के रखने का काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है, मौद्रिक नीति कमेटी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर भारत सरकार के होते हैं। बहुमत से फैसले लिए जाते हैं। आपने जो सुना होगा कि सीआरआर इतना है, एसएलआर इतना है, या बैंक रेट इतना है, रेपो रेट इतना है, ये सब कौन मैनेज करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मैनेज करती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नोट छापने, नोट को रद्द करने, नोट को वापस लेने, इन सब का अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले वाले न्यूज़ पर चलते हैं। ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। मतलब भारत देश जो दुनिया का टॉप इम्पोर्टर है, हम आयात करते भारत से रक्षा उत्पाद, उसका अपना रक्षा का निर्माण 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। यानी कि हम देश में बंदूक और हथियार वगैरह बनाने लग गए हैं। ये अच्छी न्यूज़ है अपने लिए। देश में रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ के पार पहुँच गया। अब हम इसको बेचकर पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा वाला क्षेत्र हो गया ये। भारत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी सामरिक स्थिति को मजबूत करता है? स्पष्ट कीजिए। या रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज के समय की मांग है? स्पष्ट कीजिए।
या रक्षा के क्षेत्र में निर्भरता किस प्रकार से इसमें चुनौती है, उसका क्या क्या समाधान हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये सवाल नोट कर लेंगे तो आपको सुविधा होगा एग्जामिनेशन के समय तैयारी करने में। तो 2022-23 में रक्षा उत्पादन के मामले एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने ये चीज़ बताया है कि 1,06,800 करोड़ के ज़्यादा का हमने उत्पादन किया है। और क्या बोला है उन्होंने कि रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा कि रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बाद ये सफलता मिला है हमें। और तो इसमें अपने काम का नहीं, और एक काम का क्या चीज़ होता है अपने पास कि 2 देश में डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है? एक ऐसा जगह होगा, अच्छा खासा एरिया होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में है, जहाँ पर डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ों का उत्पादन बृहद स्तर पर किया जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 2 स्टेट में बनाए गए, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 35,000 करोड़ रुपए के सैन्य उत्पादों का निर्यात करने का भी लक्ष्य रखा है। हम सब ना सिर्फ बनाएंगे बल्कि उसको हम बाहर भी बेचेंगे बहुत सारे देशों को। 2024-25 के लिए हमने क्या लक्ष्य रखा है कि भाई $25 अरब, 1.75 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए हम क्या करेंगे, बाहर बेचेंगे, बाकी अपने सेना के लिए हम उपयोग करेंगे। भारत दुनिया भर में सैन्य उत्पादों का बड़ा आयातक है। एक अनुमान के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय सैन्य बल $130 अरब का खरीद करेगी। मुख्य रूप से अपने लिए काम का जो चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। निकोबार और अंडमान सागर मानसून पहुंच गया है। मानसून मैं समझा चुका हूं। एक आता है केरल के तट पर, ये अरब सागर की शाखा होती है। एक आती है पश्चिम बंगाल के थ्रू, बंगाल की खाड़ी के थ्रू, बंगाल की खाड़ी शाखा इसको कहा जाता है मानसून का, और ये नॉर्थ ईस्ट के भागों में पहुंचती है। जब इस पहुंच जाएगी तो हम उस पर डिटेल में बात कर लेंगे। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ ये है, यहाँ से पीटी में भी सवाल पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है, और आप इसको कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए तो वहाँ पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपने आंसर देने में। क्या है कि गाज़ियाबाद से अलीगढ़, जो गाज़ियाबाद शहर दिल्ली के एनसीआर में, अलीगढ़ भी एनसीआर में ही पड़ता है। अलीगढ़ पता ही होगा आपको, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला अलीगढ़। यहाँ के लिए 6 लाइन हाईवे जो है ये 100 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, 112.5 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण 100 घंटे में मात्र पूरा हो गया। 100 घंटे में 112 किलोमीटर का सड़क का निर्माण किया गया है। ये रिकॉर्ड है। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ पर इतने रिकॉर्ड स्तर पर सड़क का निर्माण किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, गाज़ियाबाद से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किया गया है। उसके बाद क्या है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बधाई दिया, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ये इसी ने इस सड़क का निर्माण किया है। और क्या है कि NH जो है 91, NH91 पर क्यूब हाईवे और L&T कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एक काम किया, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने एक काम किया है। और इस सड़क की खासियत क्या है वो देख लेते हैं। सड़क का निर्माण में 90% सामग्री पुरानी सड़क को तोड़कर, अर्थात वेस्टेज की रिसाइकलिंग कर कर बनाया गया है। जो पुराना हम लोग सड़क तोड़ते हैं, जिस पर नया सड़क हमें बनाना होता है, तो उससे जो वेस्ट निकलता है ना, हमने उसको फेंका नहीं है। जब हम उस वेस्ट को फेंकते हैं तो उससे पर्यावरण का भी नुकसान होता है और पैसे का भी नुकसान होता है। हमने उसी वेस्ट को यूज किया है। सड़क निर्माण 90% वेस्ट वही है, यानी कि कम लागत में सड़क निर्माण के रूप में आप इसको उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसको आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, GS2 के आंसर राइटिंग में, और पीटी में आपसे ये सवाल फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये कारनामा किया गया है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। किसने बनाया है, NHAI ने बनाया है, लार्सन एंड टोब्रो कंपनी वगैरह सबके साथ मिलकर। ओके, अगला न्यूज़ क्या है कि प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी वागसीर का परीक्षण शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट 75 फ्रांस की मदद से पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें 6 पनडुब्बी बनाएंगे, VVV KKK, ये 6 के नाम है इसी तरह से। वागीसीर, उसके बाद से वैगई, एक और है कोई, के से क्या है, खांडेरी है, कावेरी है, एक और है। तो देखिएगा तीनों का 6 का नाम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नौसेना ने कलवरी वर्ग के छठी और अंतिम पनडुब्बी वागसीर का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इसके अगले साल नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। प्रोजेक्ट 75 जो पनडुब्बियाँ होती हैं, ये सामरिक रूप से बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बाद प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी इस पनडुब्बी में शामिल होने से नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ जाएगी। और छठी पनडुब्बी है ये, इसके तहत, किसके तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत। किसने बनाया इसको मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसने बनाया है। और इसमें स्वदेशी पनडुब्बी होती है, लेकिन इसमें फ्रांस की भी मदद ली जा रही है, इसका ध्यान रखिएगा। फ्रांस की जो नौसेना है वो सहयोग करती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फ्रांसीसी नौसेना के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं।
और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बढ़ रहा है चीन का हस्तक्षेप, उसको काउंटर करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। अगला क्या लिखा हुआ है, साल के अंत तक परीक्षण को तैयार हो जाएगा जोरावर। जोरावर क्या है? डीआरडीओ व निजी क्षेत्र की कंपनी एलएनटी के द्वारा हल्का टैंक जोरावर, टैंक है ये, हल्का टैंक है जिसका क्या नाम है? जोरावर। बस आपसे यही पूछेगा पीटी में। डीआरडीओ और एलएनटी मिलकर बना रही है इसको। एक ही न्यूज़पेपर में कितना सारा फैक्ट निकल रहा है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ से सवाल पूछ सकता है। और इसको कहाँ पर तैनात करेंगे हम लोग? लद्दाख क्षेत्र में भेजेंगे हम इसको। टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत का नेतृत्व किया था। वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है वो क्षेत्र तिब्बत, लेकिन टैंक का नाम क्या है? जोरावर। इसका ध्यान रहेगा। ओके, अगले पर चलें। अगला जो न्यूज़ है अपने लिए वो गीग इकोनॉमी से संबंधित है। गीग इकोनॉमी टर्म गिग अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए भी ये चीज़ बताना ज़रूरी है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं और क्या होता है क्या नहीं उसको भी समझ लेते हैं। भारत में गीग इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? लोगों द्वारा प्रायः ऊबर, ओला, स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अस्थायी व लचीली प्रकृति की नौकरियों से है। अस्थायी और लचीली मुख्यतः कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। हाल के वर्षों में इस प्रकार के कार्य की लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि यह कर्मियों के लिए अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप रात के समय में भी स्विगी, जोमेटो पर काम कर सकते हैं, दिन भर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल पाती, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और व्यवसायों के लिए एक लागत प्रभावी समाधान हो सकता है। हालांकि गीग इकोनॉमी कर्मियों के लिए नौकरी की सुरक्षा और लाभों की कमी को लेकर चिंताएं भी मौजूद हैं। नौकरी की सुरक्षा नहीं होती। स्विगी जैसी कंपनियां कितनी कमाती होंगी, लेकिन वो इनको कितना कम पैसा देती हैं, जबकि इनका पेट्रोल भी अपना ही होता है। पर ऑर्डर 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये इस तरह से बचता है इन लोगों का। अनुमान है कि भारत में भविष्य में गीग इकोनॉमी का विस्तार होगा, इसलिए इसे कर्मियों का अधिकार और रक्षा और उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नियमों और नीतियों द्वारा समर्थित होना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि जब ये चीज़ बढ़ रहा है भारत में, भारत सरकार इसके लिए क्यों ना एक पॉलिसी बनाती है गीग इकोनॉमी को लेकर। ओके, गीग इकोनॉमी क्या होता है? गीग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है, फ्री जो मार्केट सिस्टम होता है उसी पर आधारित है, जिसमें आम रूप से अस्थायी कार्य के अवसर मौजूद होते हैं और विभिन्न संगठन अल्पकालिक संलग्नताओं के लिए स्वतंत्र कर्मियों के साथ अनुबंध करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। ओके, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट से ही चर्चा में आया है गीग इकोनॉमी। ब्लिंकिट के जो वर्कर होते, डिलीवरी करने वाले लोग, उनको उसने पैसा कम कर दिया था, तो इसी को लेकर प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, तो उसके बाद ये चर्चा में है। गीग वर्कर वह व्यक्ति जो गीग कार्य व्यवस्था में भाग लेता है या कार्यकर्ता या पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है। जो पारंपरिक रूप से अस्थायी नौकरी होती है उससे थोड़ा सा अलग होता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको पैसा जिस तरह से बंधे हुए नौकरी मिलता है उस प्रकार से मिलता है, काम के अनुरूप पैसा दिया जाता है इसमें। अगला क्या है कि गीग वर्कर वह व्यक्ति जो बता दिया मैंने। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के गीग कार्यबल में सॉफ्टवेयर, साझा सेवाओं और पेशेवर सेवा जैसे उद्योग में 15 मिलियन कर्मचारी शामिल हैं। 15 मिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है गुरु, इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। रिटेल, ट्रेड और सेल में लगभग में 26.6 लाख हैं, ट्रांसपोर्टेशन में 13 हैं, फाइनेंस में 6.3, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2, एजुकेशन में भी 1% लोग गीग पर काम करते हैं। गीग इकोनॉमी पता चल गया। भारत में गीग इकोनॉमी विकास के कारण कौन कौन से हैं? तो इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी का उदय के बाद इसका हुआ है। आर्थिक उदारीकरण, लचीले कार्य की बढ़ती मांग। लोग बोल रहे हैं कि हम 8 घंटे वाले बंद कर एक जगह जॉब नहीं कर सकते हैं, हमारी मर्जी हम रात को जॉब करें, हमारी मर्जी हम शाम को करें, हमारी मर्जी हम दोपहर को करें, हम अपने हिसाब से काम करते, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलती है। जनसंख्या संबंधी कारक भी हैं कि गीग इकोनॉमी शिक्षित एवं महत्वाकांक्षी भारतीयों की बड़ी और बढ़ती संख्या से भी प्रेरित है, जो अतिरिक्त आय के सृजन के साथ अपनी आजीविका में सुधार करने की इच्छा रखते हैं। ई कॉमर्स का विकास हो रहा है, इसके कारण भी गीग इकोनॉमी बढ़ रही है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सब का जैसे जैसे प्रचलन बढ़ेगा गीग इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। भारत में गीग इकोनॉमी संबंध मुद्दे क्या हैं? नौकरी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है अभी भी गीग इकोनॉमी के क्षेत्र में, मतलब कि इनका बीमा वगैरह सही से नहीं किया जाता है। डिजिटल डिवाइड क्रिएट है अभी भी भारत में। डेटा की कमी है, इसके शोध वगैरह के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये लोगों को अभी भी नहीं पता है।
कंपनियों द्वारा शोषण किया जाता है इनका। सामाजिक अलगाव के भी होते हैं कि गिग इकॉनमी में काम करने वाले लोगों को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, उनको वो मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। ख़ास तौर से पुरुषों को, जो पुरुष कर्मचारी होते हैं डिलीवर मैन, डिलीवरी करने वाले, उनको तो आप हीन मानते हो, लेकिन अगर कोई महिला कर्मचारी कर रही है तो उस पर न्यूज़ बन जाता है, देखिए महिला कर्मचारी कर रही है डिलीवरी का काम, है ना। तो इस तरह के ये सामाजिक संवेदना भी इनके खिलाफ नहीं है लोगों में अभी भी। अगले न्यूज़ पर चलते हम लोग। अगला न्यूज़ जो है वो है आपका कि भारत के प्रधानमंत्री वही G7 में भाग लेने के लिए जा रहे हैं जापान। G7 में भाग जरूर लेंगे, लेकिन वो जो बयानबाजी उनका होगा उन सब चीज़ों का समर्थन भारत नहीं करता अभी तक। और अगर अगला कुछ मूव होता है इसको हम लोग डिटेल में IR के टॉपिक में हमें G7 डिस्कस करना पड़ेगा, यहाँ पर ये संभव नहीं है। ऑलरेडी 44 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 2 पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।